नमस्कार दोस्तों। भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्य देवभूमि उत्तराखंड के मानस खंड के पिथौरागढ़ शहर में जन्मे आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने बचपन से ही अपना जिंदगी का जो समय था जन सेवा में लगा दिया। जन सेवा के लिए शहर से बाहर निकले, पहले विधायक, फिर लोकसभा सांसद, फिर राज्यसभा सांसद, यानी राजनीतिक कैरियर की जो शुरुआत थी नीचे से लेकर ऊपर तक, जो ये एक सफर रहा है बहुत ही रोमांचक रहा है। और आज हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज डिजिटल वाणी में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा नमन और प्रणाम। मुख्य है कि जो आपने मेरे बारे में कहा है, मेरा जन्म तो जैसा हमारे उत्तराखंड के लोगों का एक चरित्र भी है कि खेती ये ग्रामीण क्षेत्र परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधनों नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, तो हर परिवार का एक बच्चा, नौजवान अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी गैर सरकारी सेवाओं में घर से गांव से निकल जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी मेरे पिताजी पुलिस वाले में थे। तो मेरा जब जन्म हुआ तो उस समय वो पिथौरागढ़ शहर में पोस्टर थे, तो इसलिए पिथौरागढ़ शहर से मैंने जन्म लिया। मूल स्थान हमारा बागेश्वर, जो अब नया ज़िला बन चुका है, बागेश्वर के खरई क्षेत्र में लोग ग्राम है। और उसी से हमने अपनी यात्रा शुरू की। जब शुरुआत में जन्म के बाद नैनीताल, फिर उसके बाद गांव में आए। गांव में कक्षा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र टिहरी शहर, जो आज एक बड़े झील में तब्दील हो गया, एक बड़ा बाँध बन चुका है, वहाँ उनका स्थानांतरण हुआ। तो मैं भी परिवार के साथ हम टिहरी चले गए और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा मैंने शुरू की। टिहरी के मेलंगना नदी के किनारे एक प्राइमरी स्कूल होता था। भागीरथी और मेलंगना, जो भागीरथी नदी है, बाद में देवप्रिया में गंगा के रूप में तब्दील हो जाती है, उसी की एक सहायक नदी मेलंगना के किनारे हमारा स्कूल होता था। वहाँ से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद टिहरी से ही सेवंथ तक की मॉडल स्कूल दीक्षा विद्यालय था, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर पिताजी का ट्रांसफ़र टिहरी से जोशीमठ हो गया, तो हम जोशीमठ चले गए। तो वहाँ फिर हाई स्कूल इंटर तक की परीक्षा मैंने वहीं से पास की। इंटर करने के बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब मुझे यूनिवर्सिटी में जाना था, आगे की शिक्षा को करना था, तो कहाँ जाएं। उसी समय 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि वहाँ उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बड़ा नाम इलाहाबाद जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं कुमाऊँ की ओर आऊँ। फादर का ट्रांसफ़र भी हो चुका था बरेली, तो मैंने फिर उस समय फिर बीएससी में एडमिशन के लिए अल्मोड़ा, जो आज हमारा विश्वविद्यालय है, शोभन सिंह जीना, तब वो कुमाऊँ विश्वविद्यालय का परिसर कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉलेज होता था, वहाँ पर 74 में मैंने बीएससी के क्लास में प्रवेश लिया। और वहीं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में परिसर में प्रवेश करने के बाद ही जीवन की दशा दिशा एकदम बदल गई। वहाँ आने तक सोचा होगा, परिवार ने सोचा होगा, मैंने सोचा होगा, सोचता भी था कि एमबीबीएस करूँगा, मेडिकल पढ़ाई करूँगा। जब अल्मोड़ा में आया तो वहीं पर अपने मित्रों के साथ, वहाँ के छात्र आंदोलन के साथ बहुत लोगों के साथ जुड़ा हुआ। उस समय हमारे विद्यालय में मैं भी परिसर में नया नया छात्र था, तो सीनियर हमारे स्टूडेंट्स थे, अब नहीं रहे, जिनके साथ मैंने फिर लंबे वर्षों वर्षों तक सामाजिक जीवन में, संघर्ष में, सामाजिक आंदोलन में भाग लिया। डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट जी, शेखर पाठक थे, वहीं पर पहली बार मैंने उनको एक परिसर में एक विद्यार्थी के रूप में पहाड़, छात्र, इन तमाम विषयों पर बात करते हुए सुना। और वहीं से दिशा बदल गई, और वहीं से हम लोगों ने एक नया छात्र संगठन बना। उस समय मेरे साथ थे कई छात्र थे, पीसी तिवारी थे, चंद्रशेखर भट्ट थे, अन्य साथी थे। हमने ग्रामोत्थान छात्र संगठन बनाया।
बाद में पर्वतीय युवा मोर्चा बना है, उसी के साथ ही उत्तराखंड संघर्ष सेनानी बना है। तो वहाँ रहते हुए दो हम लोग एक तरफ पढ़ाई की ओर ध्यान दिया कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने से दुनिया को, जहान को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी ध्यान आया है कि पढ़ाई के साथ-साथ ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो यहाँ की विषम परिस्थितियाँ हैं, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, महिलाओं की दशा ठीक नहीं है, पलायन है, इस दिशा में भी मैंने कार्य करना शुरू कर दिया। जैसा कि सर ने बताया कि एक डॉक्टर बनने की राह थी, एक जनसेवा की राह थी। जनसेवा को अपनाया गया, छोटे स्तर से संगठन बना के, युवा मोर्चे बना के राजनीतिक सफर चालू हुआ और आगे बढ़ बढ़ के ये बहुत उच्च लेवल तक गया, सांसद तक गया, राज्यसभा सांसद तक गया। बहुत अच्छा करियर रहा है। करियर की शुरुआत जो थी वे अलग क्षेत्र में भी हो सकती थी, डॉक्टर के क्षेत्र में भी हो सकती थी, लेकिन जनसेवा के क्षेत्र में हुई। लेकिन अब जो पार्टी सर ने उस समय चुनी, वे चुनी थी कांग्रेस पार्टी। तो शुरुआत में ये पूछ लेता हूँ मैं आपसे, फिर हम जन मुद्दों पे आएंगे। तो आपने जब पार्टी चुनी, कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? क्योंकि ये इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं विद्यार्थी जीवन में जब आया, समाज के आम लोगों की जो दुख थी, तकलीफ़ें थी, उस पर मेरा ध्यान था। लगता था सत्ताएँ इस देश के मज़दूरों के साथ, इस देश के किसानों के साथ, इस देश के नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। आर्थिक विषमता बढ़ रही है। सत्ता का सुख समाज के राजनीति या क्षेत्र के एक विशेषाधिकार संपन्न लोगों तक ही सीमित है। आम नागरिक जो सब कुछ मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके सामने कोई भविष्य नहीं है। सारी मेहनत कुछ लोगों के हाथों में कैद हो जाती है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इस देश का अन्नदाता किसान है, मजदूर है, नौजवान है, व्यापारी है, छोटे उद्योगपति है, उन सब की मेहनत पर इस देश के बड़े-बड़े कॉरपोरेट लोगों का हाथ हो गया था। तो उसी दिशा में मैं सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में आया। हमारे समय उस समय जब हम थे, शराब का बड़ा प्रकोप था और आज भी जी इसका है। उस समय हमारी शुरुआत हुई, पहाड़ों में हमने पैदल यात्राएँ की, पहाड़ों के उस दर्द को समझने की कोशिश की, स्कूलों की हालतों को देखा, अस्पतालों की हालत को देखा, नशे के खिलाफ आंदोलन चलाया और उस नशे के खिलाफ आंदोलन चलाते शराबबंदी आंदोलन भी हुआ। हमारा नारा ही था उसमें, शराब नहीं, रोज़गार दो, हर हाथ को काम दो। इन्हीं से मेरी एक समझ आई। एक तरह कह सकते हैं कि मैं राजनीति में अपने आप नहीं आया। राजनीति पार्टी को तो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन और राजनीतिक पार्टी में प्रवेश के बीच में एक लंबा समय रहा है, जहाँ सबसे बड़ा जो आंदोलन था, इस राज्य की जो मूल संपदा थी, जंगल संपदा थी, जिसको हम देखते थे नदियों से धारा बह रही है, ट्रकों के द्वारा जा रही है, लेकिन यहाँ पर रोज़गार के कोई साधन नहीं है। यहाँ का रोज़गार आज भी पर्वतीय क्षेत्र से पलायन करके देश के दूसरे अंचल में अपने श्रम के शोषण के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है। तो उस शुरुआती दौर में वन आंदोलन का मैं हिस्सा बना और उसकी वजह से आज इस देश की जो भी जंगल संपदा बची हुई है, वो इस पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न लोगों में, चाहे वो कुमाऊं के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा वन आंदोलन शुरू किया गया था, पर गढ़वाल क्षेत्र में सामाजिक सर्वों से जुड़े हुए लोगों के बहुगुणा जी और चंद्रिका भट्ट जी उस आंदोलन का उन्होंने श्रेय किया था। लेकिन एक तरह किसान आंदोलन, नौजवान आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन ने, वनों के इस आंदोलन के उस समय के नौजवानों को, हम सबको आकर्षित किया और वहीं से हम इस जंगल बचाओ के आंदोलन में बड़े-बड़े डैमों के विरोध में के खिलाफ खड़े हो गए। वहाँ से शुरुआत हुई। तो दो राजनीतिक जुड़ने से पहले दो आंदोलन मेरी पृष्ठभूमि को मुझे इस ओर ले जाने के लिए, एक तरफ शराब का जो प्रकोप था उत्तराखंड के अंदर नौजवानों को तबाही कर रहा था, वहाँ से उसके रोज़गार पर भी असर कर रहा था, आर्मी के अंदर उनकी भर्ती पर भी प्रभाव पड़ा था। तो शराबबंदी का आंदोलन, नशा नहीं रोज़गार आंदोलन, हर हाथ को काम दो आंदोलन, एक ही आंदोलन था। और दूसरी ओर उसके बाद हमारा आंदोलन था कि जंगलों को बचाना चाहिए। ये जंगल इस देश की मूल संपदा है। इस यहाँ से शुरुआत करने के साथ साथ फिर हम उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई में भी गए। उस समय कोई राजनीतिक दल इस राज्य के आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उस समय हमने एक नारा भी दिया, एक नया भारत बनाएंगे, एक नया उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में भी शामिल हुआ
उस लड़ाई को शामिल होते होते बाद में यहाँ पर के सामाजिक घटनाक्रम में जब देश के अंदर मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन एक वर्ग के द्वारा किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में भी उसकी सुगबुगाहट हुई। वो आरक्षण के सिद्धांत के एकदम विपरीत उस आंदोलन ने अपना रुख किया। उस समय फिर मैंने अपनी स्थिति को संभाला कि आरक्षण तो इस देश के अंदर जो वंचित समुदाय के लोगों को लिए एक ऐसी खिड़की थी जिससे समाज में, शासन में, प्रशासन में प्रवेश का अधिकार रास्ता था। आज उस पर पड़ा तो फिर मैं उस आंदोलन से एकदम हटा। समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, शिल्पकारों के सवालों को मैंने संगठित करना शुरू किया। तो ये दोनों काम करते हैं, एक तरफ सामाजिक आंदोलन, नशा नहीं रोजगार आंदोलन, दूसरी तरफ जंगलों के सब बड़े सवाल को इकट्ठा करते हुए, और अंत में जो ये वंचित वर्ग का सवाल उस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तरह से लग रहा है, इन वर्गों की रक्षा कौन करेगा, इनके हितों की रक्षा कौन करेगा। वहाँ से मेरा जब ये सफ़र शुरू हो करके एक मुकाम ऐसा आया जब मुझे तय करना था कि मुझे अब आगे का रास्ता क्या चुनना है, क्योंकि उस रास्ते में मेरे साथ बहुत से लोग हमारे साथी थे, वो अलग अलग राहों में चले गए थे। उस राह में मैंने जब समाज के इन सबसे कमज़ोर वर्ग के शिल्पकार चेता मंच की स्थापना की थी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली प्रवास में इन वंचित वर्ग के सवालों को उठाना शुरू किया। उस समय एक सवाल आया मेरे सामने, मेरी ज़िंदगी के सामने, कि अब आगे का रास्ता क्या हो। और उसी दौर में मैं देख रहा था भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक नई बदलाव की शुरुआत हो रही थी। उस समय ही देश की जो आज दिख रहा है, जो आज कैसी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक थी, जो फासिस्ट थी, जो क्या कहते हैं जातिवादी ताकतें थी, जो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उस हिंदुत्व का प्रभाव होने लगा। और मुझे लगा कि अगर इस ताकतों को रोका नहीं गया तो ये इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए खतरा हो सकता था। और उस समय कांग्रेस पार्टी ही मुझे लगी, मेरे मन में ये हो रहा था। और दूसरी ओर आज के हमारे नेता जो उत्तराखंड के इस समय बड़े लीडर हैं, स्तंभ हैं प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने मुझसे कहा कि प्रदीप, तुम सामाजिक जीवन में अपनी रास्ते पर चलोगे, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म के बिना इन जो सवालों को आप उठा रहे हो उसके लिए कुछ आगे नहीं कर पाओगे। आओ कांग्रेस में हमारे साथ जुड़ो, जहाँ पर तुम अपने इन सवालों के साथ साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। और उसी समय मैं कांग्रेस में को अंदर जाने का मन बना लिया। और 1998 में मैंने विधिवत कांग्रेस का साथ इसलिए लिया, कोई विकल्प नहीं था। अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के अंदर जो गांधी का भारत था, जो नेहरू का भारत था, डॉक्टर अम्बेडकर का भारत था, मौलाना आज़ाद का भारत है, ये देश सबका है, सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है, किसानों का, मजदूरों का। उस पर जो प्रारंभिक चुनौती संकट आ रहा था, उस संकट को कांग्रेस ही हल कर सकती थी। इसलिए मैंने उसका साथ अपना निर्णय लिया और मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। तो आपको पता चल गया सर के कांग्रेस में शामिल होने की कहानी क्या रही। मेरे पास प्रश्न अनेक हैं, धीरे धीरे मैं अनेक प्रश्नों पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो उस समय सर ने कहा हमने एक आंदोलन चलाया, नशा नहीं रोजगार दो, लेकिन आज भी नशा ही मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल पाया। उसमें सर की भी सरकारें आई गई, वो अलग बात है, लेकिन इस समय जो सर ने एक दूसरी बात कही, उस प्रश्न में आऊँगा मैं, सामाजिक न्याय की। तो मुझे लगता है कि आज सामाजिक न्याय है। सर को क्या लगता है कि आज के समय में भी भारत में या उत्तराखंड में सामाजिक न्याय मिल पा रहा है, या अभी भी सामाजिक न्याय से कुछ लोग बहुत दूर हैं? देखिए, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज के दौर में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली में से लेकर देहरादून तक, उनका सामाजिक न्याय में, समता पर विश्वास ही नहीं है, सिद्धांत पर विश्वास है। देखिए, इस देश ने जब अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, उसने एक अधिकार सबको दिया कि भारत में रहने वाला हर नागरिक बराबर है। उस व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। उस व्यक्ति को तमाम तरह के सार्वजनिक स्थानों में, प्रशासनिक क्षेत्र में हर जगह भागीदारी का अधिकार है, बंधुत्व का अधिकार है। वो लंबा दौर 75 वर्ष आज
इस आज़ादी को भी खो चुके हैं। आज भी हम जब टटोलते हैं पिछले 2-3 सालों के उदाहरण से मैं कहूँगा। इसी उत्तराखंड की इसी धरती पर 2 नवयुवक थे, नौजवान थे। एक युवक था, एक युवती थी, दोनों एडल्ट थे। दोनों ने एक निर्णय लिया कि हम जीवन को साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, शादी के पवित्र बंधन में बैठ लेकिन इसी धरती के अंदर कुछ लोगों को ये लगा कि ये तो वो पुराने जो हमारे वहाँ का नियम कानून है, गैर बराबरी पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर इसको ये तोड़ दिया गया, इसको रोका नहीं गया, तो हमारी जो पुरानी चली आ रही है व्यथा है, हमारा जो एकाधिकार है, वो चोट करेगी और उस नौजवान की हत्या कर दी गई। लेकिन प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कभी उस घटना की निंदा नहीं की, जबकि उस जगदीश की अल्मोड़ा जिले की ये घटना जिसकी ओर मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री गए हैं, उसके इस घटना के 3-4 दिन में सल्ट के धरते में गए। उन्होंने ये आश्वस्त नहीं किया कि ये सब जो समाज के कमज़ोर वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, ये एक ओर आप कहे तो सब रहे हिंदू हम समान हैं और दूसरी ओर एक हिंदू दूसरे हिंदू की हत्या कर दे, उस घटना की निंदा नहीं करते हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारी एक बेटी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने थी, कि गरीब बच्चों के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं, स्कूल में बच्चों की संख्या आगे बढ़े, शिक्षा का प्रसार हो, उसके लिए मिड डे मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की गई थी। एक ही चंपावत के एक शुरू गाँव में एक दलित महिला भोजन माता बन गई। 3-4 दिन तक भोजन भी चला, बच्चों ने खाया भी क्या, लेकिन अचानक बच्चों ने उस भोजन माता के हाथ का भोजन खाने से इनकार कर दिया है। तो उन बच्चों के अंदर किसी ने तो कहा होगा कि वो कमतर इंसान है। वहाँ की ये घटना दिख रही है, उत्तरकाशी की घटना हुई, चमोली में हुई, ये पिछले 1 डेढ़ 2 साल के ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो आज भी सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पर सामाजिक उत्पीड़न है, अन्याय है। सोमेश्वर में भी एक वायरल हुआ था कि एक मंदिर में जाने पर किस तरह से उन नौजवानों को उन बच्चियों को क्या कहते हैं जाने से रोका गया था। सवाल उसी तरह राज्य के अंदर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, भारत का संविधान उनको नियुक्ति में आरक्षण का अधिकार देता है, उसको पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार देता है। यहाँ तो गजब हुआ कि यहाँ की सरकार खुद, जब हाई कोर्ट ने कहा भाई पदोन्नति में आरक्षण को लागू करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि नहीं, ये अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार कानून सम्मत है, लेकिन मर्जी सरकार की है, उत्तराखंड सरकार लागू करना चाहे पदोन्नति में आरक्षण लागू करे, नहीं तो ना करे, हम बातें नहीं कर सकते। तो ये जो विभिन्न अवसर हैं, जो ये विभिन्न तकलीफें हैं इन वर्गों की, तो आज भी हम देख रहे हैं। और एक तरह सामाजिक रूप से भी उत्पीड़न जारी हो रहा है, और दूसरा सरकारों की ओर से भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी सवाल को राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इस समय, उन्होंने भी 4-5 बिंदुओं में एक सामाजिक न्याय का सवाल भी उठाया है। आखिर इस बात का वो तो होना चाहिए कि इस देश की संपत्ति पर, इस देश के ज्ञान पर, इस देश के शासन पर किन जातियों की कितनी हिस्सेदारी है, और उसी के हिसाब से जिनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय किसी एक जाति का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत का समाज मजबूत बने, भारत का समाज समतापूर्ण बने, जिसकी कल्पना हजारों वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने की थी कि कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर किसी को क्या कहते हैं समाज में समान अधिकार है। वही भारत के संविधान ने उसको अंगीकृत किया था। वो सवाल आज भी है, इसलिए आज भी हम लोग उस सवाल पर लड़ते हैं, चाहे हम उससे सामान्यतः उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हकीकत है। अगर उत्तराखंड को, जिसको देवभूमि कहा जाता है, अगर इंसान और इंसान के बीच में भेद बना रहेगा, तो कैसे हम इसको देवभूमि के रूप में, वास्तविक रूप से देवभूमि कहलाएगी। जैसा कि सर आपने बताया कि जाति के आधार पे लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी आज भी जाति के आधार पर वोट मांगती हैं और कहीं कहीं आरक्षित सीट भी हैं, और वहाँ चुनाव जीते भी जाते हैं, वे लोग फिर मंत्री भी बनते हैं। तो ऐसा क्या है, वहाँ पहले वे लोग जीतते हैं आरक्षित सीट से, फिर मंत्री विधायक बनते हैं, फिर भी ये असमानता क्यों देखी जाती है, और राजनीतिक पार्टियां जातियों का इस्तेमाल अभी भी
चुनाव प्रचार में क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है और इसको जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है? मैं तो चाहता हूँ देश में पूर्ण रूप से समानता आए और इसके लिए सबको प्रयास करने चाहिए। ये दो आपके अलग अलग सवाल हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो जाति नामक जो संस्था है, क्या ये एक लोकतांत्रिक संस्था है? क्या इसका अस्तित्व भारतीय समाज के लिए सकारात्मक है? डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी सवाल को, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जाति के प्रश्न पर, भेदभाव के प्रश्न पर बहस कर रहा था, उस समय इस पर अपना एक मंतव्य प्रकाशित किया था, जो आज भी सार्थक है, जिस पर आज भी मेरा पूरा विचार है कि जातियों के विनाश के बिना भारतीय समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। क्योंकि जाति नामक जो संस्था है, वो एक दूसरे से जोड़ती नहीं है, वो एक दूसरे से तोड़ती है। ये लोकतांत्रिक समतापूर्ण संस्था नहीं है, ये असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट होती है। और भारतीय समाज में अक्सर क्या होता है कि जब तक पूर्व परिचय मैं न कर लूँ, पूर्ण परिचय का मतलब है जब तक जिस व्यक्ति से मैं दोस्ती कर रहा हूँ उसकी जाति के बारे में मुझे पता ना हो जाए कि मेरा सजाती है या दूसरी जाति का, तब मैं उसके साथ मित्रता के संबंध बनाता हूँ या उससे दूरी के संबंध बनाता हूँ। तो आज भी भारतीय संस्था है जो वर्षों से भारत गुलाम रहा है, भारत कमज़ोर रहा है, भारत में विज्ञान की प्रगति नहीं हुई, भारत में समाज समतापूर्ण नहीं है, इस जाति नामक इंस्टीट्यूशन के कारण हुआ। और बिना इसकी समाप्ति के जातिवाद समाप्त नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि जातिवाद जब तक जाति है तब तक जातिवाद है, और जब तक जातिवाद है भेदभाव। तो इसलिए इस जाति नामक संस्था के खिलाफ इस देश को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा एक पर है। एक जाति सबसे टॉप में है और उसके बाद धीरे सबसे एक नीचे है। तो मतलब असमानता की हदें हैं यहाँ पर कि किसके साथ प्रेम करो, किसके साथ नफरत करो। तो इसकी लड़ाई को भारतीय समाज को लड़ना पड़ेगा। जाति उन्मूलन की लड़ाई थी। भारत में एक जाति विहीन समाज की रचना की जा सकती है, और इसकी कल्पना महात्मा बुद्ध से लेकर आज डॉक्टर अम्बेडकर तक ने की थी। और 14वीं शताब्दी में रैदास जी ने कहा भी था, आज तो रैदास जी का जन्मदिन भी है, कि एक ऐसा शहर बनाऊंगा, एक ऐसा बेगमपुर बनाऊंगा जहाँ ना कोई राज्य होगा, जहाँ ना कोई वर्ग होगा, वर्ग मतलब आर्थिक असमानता होगी, ना जहाँ कोई जातीय असमानता होगी। तो ये लड़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई एक है। दूसरा चीज़ है, भारतीय समाज में जब आपके वहाँ असमानता है, तो जो असमान रूप के लोग हैं, जो शिक्षित से, समाज से विभिन्न वर्गों में उनकी की हिस्सेदारी रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट आरक्षण का लाया गया है कि जो शासन में नहीं है, शासन में नौकरी में अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिन वर्गों के कोई प्रतिनिधि नहीं है, आपने देखा होगा, उसी माध्यम से आरक्षित वर्ग के लिए विधायक और संसद में भी स्थान दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राजीव गांधी ने किया था, देश में विधायक बन जा रहा था दलित वर्ग का, आरक्षित वर्ग के लोग सांसद बन जाते, मंत्री बन जा रहे थे, लेकिन गांव के प्रधान नहीं बना रहे थे। जबकि भारत की मूल लोग कहते हैं ग्रामीण सामाजिक जीवन है, वहाँ अभी भी ये संस्था किसी एक वंचित समुदाय के आदमी को ग्राम प्रधान बनाने के लिए तैयार नहीं थी। तो उस समय फिर राजीव गांधी जी के माध्यम से पंचायती में, स्थानीय निकायों में आरक्षण का सवाल है। तो ये जो आरक्षण इन वर्गों को दिया गया है, उसके माध्यम से उनको शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। तो ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये इंस्टीट्यूशन जाति नामक रहेगा। तो इसलिए हाँ, ये ज़रूर है कि इन वर्गों में इस सवाल, मैं अनुसूचित जाति से हूँ, ये अब मेरा दायित्व है, जब मैं विधानसभा में जाता हूँ, जब मैं संसद में जाता हूँ, कि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ जिनकी वजह से मुझे अवसर मिला है, उनके सवालों को भी उठाना, उनके दुखों और कष्टों को भी उठाना मेरा कर्तव्य है। और कभी कभी हम उसमें वो चूक कर जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो बहुमत का एक आंकड़ा होता है, वो लगता है कि मेरी तो मैं माइनॉरिटी में हूँ, अन्य वर्ग तो नहीं है। तो ये दोनों का समझ उसको करना पड़ता है, लेकिन लोग समझदार होते हैं। मैं तो इन सवालों को हमेशा उठाता रहा हूँ, हैं, लेकिन मैं विधायक भी बन गया, मैं सांसद भी बन गया, मैं राज्यसभा में भी चले गया, मैं यूनिवर्सिटी का कुमाऊं यूनिवर्सिटी का अभी तक अल्मोड़े का एकमात्र अध्यक्ष रहा हूँ दलित वर्ग से।
जहाँ पर तो मेरी जाति के छात्रों से बहुत कम थे। सच को सच कहना, न्याय को न्याय करना ये लोग पसंद करते जी। हैं, है ना? लोग समझते हैं कि वो बात सही कर रहा है, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि वो मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन बात पे ईमानदारी है। तो इसलिए समझना चाहिए ये जो सामाजिक असमानता के जो दो प्रश्न है कि जाति नामक संस्था के खिलाफ मिलजुल करके हम सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब तक ये इंस्टीट्यूशन है, ये असमानता रहेगी, तो भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र समाज नहीं बन सकता। और जब तक ये इंस्टीट्यूशन है, तब तक इन वर्गों को अवसर के लिए सरकारी सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे विधायिका में हो, वहाँ इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और अभी तो ये स्थिति है कि न्यायपालिका में इन वर्गों का कहीं कोई प्रतिनिधित्व है नहीं, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह के आरक्षण का प्राविधान नहीं है। धीरे धीरे इस देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, उसने जो सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र था, वो धीरे निजी हाथों में चल रहा है। आज सारी नौकरियां निजी क्षेत्र में, वहाँ इनकी कोई भागीदारी नहीं है। तो ये सवाल भागीदारी का है, और जिसकी ओर हमारे नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रश्न भी उठाया भी है कि भारत को अगर एक लोकतांत्रिक समतापूर्ण समाज बनाना है, तो इस सवाल में हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक इस संस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसकी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाति नामक संस्था का विनाश हो। दूसरा, जब तक विनाश नहीं हो जाता, तब तक इन वर्गों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के लिए कोई ना कोई तरीके हमको अपनाने हैं। जी, जी। अच्छा, सर ने बात कही कि मैं विधानसभा से लेकर संसद तक ये बातें अपनी उठाता रहा, तो अब संसद में जाकर मैं अटक गया, क्योंकि अब 2024 के चुनाव आने वाले हैं। हम क्षेत्रीय मुद्दों पे विस्तार से बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले 2024 के चुनावों की थोड़ी-सी बात करेंगे। क्या है 2024 का माहौल? देखिए, 2024 का माहौल इस समय आप देख रहे होंगे, जो राहुल गांधी जी दूसरी यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से वो यात्रा आगे चल रही है। उसमें जो लोगों का उत्साह आ रहा है, जो लोग समाज के नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पीपर लेक से लेकर वो तमाम सवाल के उनके लिए जो महत्वपूर्ण है। तो 24 का चुनाव 2-3 मुद्दे महत्वपूर्ण। 24 का चुनाव सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज का युवा है, जिसको रोजगार सुनिश्चित चाहिए, क्योंकि वो रोजगार उसके परिवार को आगे बढ़ा सकता है। और इस समय भारत रोजगार के क्षेत्र में 20 से 24 वर्ष के जो नौजवान है, जो ग्रेजुएट है, 45% उसमें बेरोजगारी है। इस समय 45 सालों अंतराल के अंदर भारत में बेरोजगारी की दर इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम 10% से ऊपर हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं सवालों पर फोकस किया है कि जो 24 के दो चुनाव, हमारा घोषणा पत्र भी इस ओर इशारा कर रहा है। जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही है, सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है, इसका पहला बिंदु है युवा न्याय। युवा न्याय का मतलब कि जो वर्ग इस समय 20 से 25-30 साल के वर्ग है, जो देश के रोजगार के बाजार में अपनी भूमिका करना चाहते हैं, उनको रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। इन 10 साल में मोदी ने वादा भी किया था, हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष क्रिएट करेंगे, लेकिन आज हालत आप देख रहे हो। एक प्रश्न हमारा 24 का युवाओं का रोजगार का प्रश्न। दूसरा है जो किसान आज दिल्ली में फिर दोबारा धरने पर आने की तैयारी कर रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं, एक किसान तो शहीद भी हो गए। सरकार ने, मोदी ने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय को दूना कर दें। अब 24 आ चुका है। एक तरफ एमएसपी के अवधारणा देने वाले वो आप एम एस स्वामीनाथन जी, आप भारत रत्न दे रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जो उनकी सिद्धांत था, जो उनकी अवधारणा थी, किसान करें उसको लागू कर रहे हो, आप उनके लिए कीलें बिछा रहे हैं, आप पुलिस का दमन कर रहे हैं। तो हमने कहा हम दूसरा किसान न्याय पर एमएसपी को हम ला करें। तीसरा उन्होंने कहा है श्रमिक है, इस देश का श्रमिक, इस देश का 90% जो रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन इसलिए 8-10 सालों में सबसे ज़्यादा श्रमिक के ऊपर हमला हुआ है। श्रमिक कानूनों को तोड़ा गया, श्रमिक कानून को कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हवाले किया गया है। हम श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे। हम जो स्थायी नौकरी वाला रोजगार है, जहाँ उनको सुनिश्चित वेतन मिलता है, अवकाश मिलता है, न कि कैजुअल अवसर, तो ये तमाम श्रमिकों के साथ
हम न्याय करेंगे। हम सामाजिक अवधारणा, ये भारतवर्ष विविधताओं का देश है, करोड़ों देश है, यहाँ विभिन्न तरह की जातियाँ हैं और किसी के अपने अपने दर्द हैं, अपनी अपनी धारणा है। आखिर हमको इस बात का अवसर मिलना चाहिए, इस बात की किन वर्गों के पास ज्ञान है, संपत्ति है, अलग अलग हिस्सों में क्या भागीदारी है। भागीदारी सबकी सुनिश्चित तभी हो सकती है जब हमारे पास इनके आंकड़े हों। तो हमने सामाजिक न्याय के लिए कहा है कि जातीय जनगणना कांग्रेस आएगी, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। अंत में जो महिला है, 50% हमारी इस समाज की हिस्सेदारी है। आज भी वो अपने लिए स्पेस ढूंढती, आज भी सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी में, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 15 से लेकर 20% है, जबकि जनसंख्या 50% है। तो महिलाओं को उनका जो हक है, जो समानता का हक है, जो रोजगार का हक है, सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। और पिछले 5-6 सालों में जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जुल्म की जो इंतहा है वो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, बच्चों पर अत्याचार बढ़ा है। तो महिलाओं के सवाल को, महिलाओं के न्याय के सवाल को, ये जो 5 बिंदु है, ये आने वाले समय कांग्रेस से ही जो इंडिया गठबंधन है उसका, ये एक तरह से आप मैग्ना मार्टा है, एक तरह से आप वो आप कह सकते हैं कि हमारा एक घोषणा पत्र है। इसके आधार पर हम देश के लोगों के सामने इस आने वाले 24 के चुनाव में जा रहे हैं और हमारा नारा ये है कि भारत में घृणा और नफरत से नहीं चलेगा। ये भारत वर्ष सबका भारत है, विभिन्न धर्मों का भारत है। भारत का विधान लोकतंत्र सबको समता, समानता, अपने धर्म पर आचरण की आज़ादी देता है। इसके ऊपर ये संकल्प है। तो इन बिंदुओं पर हम 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और ये हमारे फोकस पॉइंट। जैसा कि सर ने बताया कि 2024 में कांग्रेस किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तरफ मोदी जी की लोकप्रियता है। मोदी जी का जो एक सपना था राम मंदिर का, वो बन गया है। ज्ञानवापी का पूजा पाठ चालू हो गई है। जो लोग हैं वे बटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो उस तरफ मोदी जी जो हैं वे राम मंदिर और जो एक लोकप्रियता है, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इस पे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या मोदी फैक्टर 2024 में कितना कारगर होगा और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टक्कर दे पाएगी? थोड़ा संक्षेप में बताइए, ज़्यादा विस्तार से नहीं। देखिए, सवाल है, मोदी जी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था तब से लेकर आज तक अगर हम कहेंगे, आज मोदी जी गारंटी की करते हैं, मोदी की गारंटी पर लोग मेरे साथ आए। सवाल है, जो मोदी ने पहला चुनाव लड़ा था और जो पहली गारंटी थी कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपया जो ब्लैक मनी है विदेशों में फैली हुई, उसको आप ला करके हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा, किसानों की आय को दूना कराऊंगा, महिलाओं के साथ न्याय करूंगा, जो जिन्होंने इस देश की हजारों करोड़ संपत्ति को लूट करके विदेशों में ले गए, उस संपत्ति को वापस ला करके इस देश के कल्याण के लिए लूँगा। आज उस पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेलियर है। मोदी सरकार ने कहा था कि हम आतंकवाद को कम करेंगे, हम देश की सीमाओं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उस पर पूरी तरह मुस्तैद हो करेंगे। लेकिन आज सबको मालूम है कि चीन हमारी हजारों किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर चुका है और प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। ये जो सवाल है, हम हर फ्रंट पर असफल हुए हैं। तो इन सवालों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर, देखो, मंदिर और मस्जिद ये अलग मुद्दे हैं। एक विवाद का मुद्दा था, देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक निर्णय दिया कि राम मंदिर भी बनेगा और उसी अयोध्या में मुस्लिमों के लिए एक मस्जिद की भी इसकी निर्माण किया जाएगा। तो उसका तो मोदी जी के कारण नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी, आप उसको अपने आप धर्म के आधार पर इस देश को क्यों बांटना चाहते? ये देश एक सेकुलर देश, ये देश सबका है, सभी धर्मों का देश है। और आप तो धर्म सत्ता में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं वो चारों शंकराचार्य 22 तारीख के
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल हुए? उन्होंने तो यही कहा कि मोदी जी एक प्रोटोकॉल है, जो जो काम धर्मचारियों का है वो आप धर्मचारियों को करने दीजिए, जो राजनीति का काम है वो राजनीतिक व्यक्तियों को करने दीजिए। हम आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। तो इसलिए ये सवाल मोदी जी आज ही हम आपसे पूछे, आपने सुप्रीम कोर्ट ने देख ही लिया कि आपने किस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों से के साथ क्या क्या नहीं हुआ। आखिर बॉन्ड को देश की न्यायालय ने समाप्त किया, यही क्या कि फेयर नहीं है, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। कौन किसको कानून पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसका उपयोग सरकार अपने लिए अपने हितों को स्वार्थ करने के लिए भी कर सकती है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त किया गया। सवाल आज यही है, मोदी जी जिन विश्वासों पर आपने प्रथम चुनाव लड़ा था, जो राजनीति के प्रश्न थे, हम उन्हीं सवालों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। और कांग्रेस ने कहा भी है, इसीलिए कांग्रेस का कि रोजगार का सवाल प्रथम है, किसानों के साथ न्याय का सवाल प्रथम है, जो समाज के कमजोर वर्ग के लिए हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा का दायित्व राज्य का, उनका सवाल प्रमुख है। देश की सीमा के अंदर जो घुसपैठ हो रही है, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर या चीन की भारत सीमा के अंदर, उसकी सुरक्षा का सवाल है। आगे हमारे 20 जवानों ने क्यों शहादत दी थी, सवाल उठे हैं। इन सवालों पर हम चुनाव में जा रहे हैं और यही चुनाव की महत्वपूर्ण सवाल है। और इस देश का संविधान कहता भी है और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय है कि भारत एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। ये यहाँ का संविधान का मूल सिद्धांत है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इसलिए हम उन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं जो भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। तो सर, उत्तराखंड के जो युवा हैं, युवाओं ने एक बहुत लंबे समय से एक आंदोलन को जन्म दिया। हल्द्वानी हो, देहरादून हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, बागेश्वर हो, सरयू नदी में तक अपने प्रमाण पत्र बहा दिए गए भू कानून मूल निवास 1950 को लेकर। लेकिन इस पे आंदोलन हुए, कमेटी बनी, अभी कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी भी अनेक जगह रैलियों में शामिल हुई, अनेक नेता वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी बात रखी। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से भू कानून को देखती है और आप पर्सनल भू कानून को किस तरीके से देखते हैं, ये लागू होना चाहिए, और मूल निवास 1950 के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी थी, मैं उस समय विधायक था, पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसी समय जो भू कानून के पीछे मेन अवधारणा है कि जो हमारे इस राज्य के अंदर जो हमारी खेती की ज़मीन है, जो कृषि ज़मीन है, जिसके ऊपर देश के कॉरपोरेट व्यापारी की निगाहें हैं, इस खेती की ज़मीन को बचाया जाए। और उसी समय उत्तराखंड के अंदर नरेंद्र तिवारी जी ने पहला भू कानून ला करके उत्तराखंड के अंदर कृषि की ज़मीन को बेचने की खरीदारी पर प्रतिबंध लगा गया। सिर्फ लोगों के आवासीय उपयोग के लिए उस ज़मीन को खरीदने की अनुमति दी। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के राज में इस भू कानून को कमज़ोर कर दिया गया और त्रिवेंद्र सिंह के आते आते तो कानून पूरी तरह से समाप्त जैसा हो गया, जब जिलाधिकारियों को कह दिया कि उत्तराखंड की खेती की ज़मीन को किसी भी पर्पज़ के लिए खरीदारी करने की अनुमति आप दे सकते हैं। आखिर क्यों ये लोग मांग कर रहे हैं? मांग हमारे यहाँ के नौजवानों को मैंने भी सुना है, मैं उस आंदोलन के साथ भी हूँ कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह एक सशक्त भू कानून बना है। तो आज और वो वाजिब मांग है। वाजिब मांग इसलिए है कि उत्तराखंड में खेती की ज़मीन बहुत लिमिटेड है और वो बरसों से हमारे लोगों के हाथों में आजीविका का बड़ा साधन रह गया और एक समय तो उसने हमको सब कुछ दिया। तो जिस तरह हिमाचल में अगर वहाँ के कृषि ज़मीन को गैर कृषि कार्यों को के लिए नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही इस उत्तराखंड राज्य में भी एक भू कानून बनाया जा सकता है। और इसको तो राज्य और भारत सरकार दोनों को आज जिस तरह से जंगल कानून है कि जंगलात की ज़मीन को दूसरी चीज़ों में आसानी से नहीं बेचा सकता, भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जो यहाँ की उत्तराखंड की जो कृषि की भूमि और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में खेती भूमि बहुत कम है, उसको उस खरीदारी को प्रतिबंध करने के लिए कानून बनाया जा सकता है।
राज्य की सरकार भी पहल कर सकती है, भारत सरकार भी पहल कर सकती है। और जहाँ तक मूल निवास का सवाल है, मैं तो खुद मूल निवास के आधार पर भारत सरकार के प्रति जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जब हमको यहाँ का मूल निवास 1950 का प्रमाण पत्र मिलता है कि हम 1950 से पहले यहाँ स्थायी निवासी थे, तभी हमको जाति का प्रमाण पहले मिलता है। तो हमारे लिए तो एक किस्म से वही भू कानून, उसी की तो भू कानून की मांग है। तो राज्य सरकार भी उसको यहाँ के जो मूल निवासियों के लिए कानून में ला सकती है। लेकिन पिछले 8-10 5-6 सालों में सरकार की अब दूसरी पारी यहाँ लगातार शुरू होने वाली, कभी भी राज्य के स्टेक होल्डरों के साथ जो कानून, नए भू कानून की मांग कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, किसी के साथ भी सरकार ने बैठ करके कैसा एक कानून बनाना चाहिए उस पर चर्चा नहीं की। सरकारी जो अधिकारी है उन्होंने तो पहले ही इस राज्य का बंटाधार किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो वाजिब मांग है। और कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद भी कहा कि नरेंद्र तिवारी के ज़माने में पहला कानून बना था यहाँ की कृषि ज़मीन को बचाने के लिए। हम पूरी तरह से उसके साथ हैं और राज्य की सरकार से मांग भी करते हैं कि भू कानून पर अपना नज़रिया साफ कर और कांग्रेस पे भी उसके हिसाब से रिएक्ट करे। जी। भू कानून पर कांग्रेस का रवैया साफ नजर आ रहा है। भू कानून के पक्ष में जैसा सर ने बताया कि हम हैं और हमने बड़े प्रयास किए हैं भू कानून के लिए। तो एक उत्तराखंड में नया और कानून आया है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो अब इसमें एक सर वकील भी हैं, तो ये जानना जरूरी है ये कानून कितना ठीक है और इससे क्या पलट जाएगा, ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया, उत्तराखंड को इसका एक मोहरा जैसा क्यों बनाया गया, इसके पीछे की क्या रणनीति है, ये विस्तार से हम थोड़ा समझेंगे क्योंकि सर एक वकील भी हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये धार्मिक अपना एजेंडा नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का जो एक मिला-जुला षड्यंत्र है कि देश को जाति धार्मिक उन्माद की ओर ले जाओ, पोलराइजेशन करो, उसी का एक ये है। सवाल है कि ये केंद्रीय कानून है, तो भारत में नागरिक सिटीजन एक है, हम सब भारत के नागरिक हैं। अब किस तरह से आप इस कानून को लागू करेंगे? सवाल था, बीजेपी ने वादा किया था हम देश में एक समान नागरिक कानून लागू करेंगे। आखिर क्या दामी मोदी से भी बड़े हो गए? आखिर क्यों नहीं मोदी सरकार ने इन सालों में 10 सालों में समान नागरिक संहिता का बिल देश की जनता के सामने रखा? तो कुल मिलाकर के ये जो कानून है, इससे राज्य की को नागरिकों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आज इसमें कुछ नया भी नहीं है, क्योंकि जो भी कानून है, जैसे विवाह की न्यूनतम आयु हो महिला पुरुष के लिए, वो हिंदू विवाह कानून में है, वही निर्धारित की गई है। तो इस नए कानून में समान नागरिक संहिता जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, 2 मामलों में बहुत अजीब थी। एक तरफ इस देश के अंदर विवाह संस्था एक नए प्रयोग के रूप में जो नौजवान लोग अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में, आज इस उत्तराखंड के कानून उस निजता पर भी हमला कर दिया है, क्योंकि आप उनका रजिस्ट्रेशन करा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से भी कहा गया लिविंग रिलेशन में रहना है तो आपको उत्तराखंड में आने से पहले घोषणा करनी पड़ेगी। अगर वो बाहर से आने वाले लोग भी उत्तराखंड के स्थायी नागरिक होने के लिए उनके लिए अच्छा प्रमाण पत्र दे देगा, क्योंकि उनका यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप का में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये एक तरफ उनकी निजता में, नौजवान की निजता में अतिक्रमण है। कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। और दूसरा सवाल है, क्या ये सब पर लागू होने वाला है? खुद ही आपने अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस समान नागरिक संस्था से अलग कर दिया है। क्या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समानता का, जेंडर इक्वलिटी का, जमीन में, विवाह में, सक्सेशन में क्या समान अधिकार का कानून उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? कौन सी ऐसी परिस्थिति थी? क्या उत्तराखंड के अंदर मैंने कहीं मांग नहीं होती थी कि ट्राइबल क्षेत्र में कि हमको इस कानून के हिस्सा ना लाया जाए? अगर उनको अपवाद से अलग किया जा सकता था तो वही तो माइनॉरिटी की भी मांग थी। आप समान नागरिक संहिता कानून बना लीजिए, कुछ समय के लिए हमको इस कानून से अलग रखिए। तो कुल मिलाकर के ये सामान्य नागरिकता कानून ना उत्तराखंड को फायदेमंद है, ये पूरे तरह लागू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। ये तमाम तरह की परिस्थितियाँ आएंगी। ये सिर्फ संघ की राजनीति का हिस्सा है कि हमने कहा था कि हम समान नागरिकता संहिता लागू करेंगे,
लोगों का ध्यान जो वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए इसको आगे करके भाजपा अपनी पोलराइजेशन की और धार्मिक उन्माद की राजनीति को ही आगे बढ़ाता है। जी सर, जहां पहले आप सांसद थे, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट, ये एक ऐसी सीट है जिसमें 4 जिले शामिल होते हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, यानी 4 जिलों का एक मुखिया होता है, जो देश के तौर पर उच्च सदन में जाके, संसद में जाके इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ की मांगों को उठाता है। और जब से मोदी जी 2014 से आए, तो वहाँ के सांसद भाजपा के ही हैं। आप 2014 से पहले वहाँ सांसद थे, तो इस बार फिर दावेदारी होगी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा सीट से, और किन क्षेत्रीय मुद्दों पर आप वहां पर जाएंगे? नहीं, देखो दावेदारी का तो प्रश्न ये तो पार्टी को तय करना है, जिसको भी वो उम्मीदवार यहाँ से बनाएगी हम सब लोग उसके लिए उसके विजयी होने के लिए अपने आप प्रयास करेंगे। लेकिन जो सवाल है अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का या राज्य का सवाल है, संसद में उत्तराखंड के साथ न्याय हो, ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लोकसभा का भी सांसद रहा हूँ, मैं राज्यसभा का। मैं जब लोकसभा का सांसद था, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत सी चीज़ें थी, बहुत वर्षों वर्षों की मांग है इस संसदीय क्षेत्र कि हमारे वहाँ पे रेल नेटवर्क बने। टनकपुर बागेश्वर कई पीढ़ियों के दिमागों की है कि कब रेल आएगी। वो यूपीए सरकार में जब मैं सांसद था, मैंने वो रेल मार्ग स्वीकृत कराई थे, और एक साथ दोनों रेल मार्ग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टनकपुर से बागेश्वर दोनों स्वीकृत हुए। लेकिन वहाँ तो रेल सरकार कह रही है कि हम 23-24 में पहुँचा देंगे, 24 नहीं तो 25 पहुँच जाएगी। लेकिन टनकपुर और बागेश्वर की रेल लाइन कहाँ खो गई है। स्थानीय सांसद पिछले 10 सालों में इस सवाल को ना प्रदेश की सरकार ने, भारत सरकार के संज्ञान में जोर से उठाया, ना सांसद ने। उसी तरह से एक वर्षों की हमारी मांग थी कि उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय आर्थिक युग के एक नए दौर में प्रवेश, पर्यटन के एक नए दौर में प्रवेश करेंगे, और साथ ही साथ सीमाओं पर, चीन हमारी सीमा पर आज सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा, हवाई मार्ग द्वारा पहुंच चुका है। और हमने उस समय 850 करोड़ का रुपये का भारत सरकार ने स्वीकृत की थी टनकपुर से बागीश जौल जीबी की मोटर मार्ग। आज उस पर 1 इंच भी आगे काम नहीं। सवाल था कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के रामनगर से चौखुटिया रेल मार्ग, अल्मोड़ा संसदीय टनकपुर से बागेश्वर रेल मार्ग, अल्मोड़ा संसदीय टनकपुर जौलजील रेल मार्ग को भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी। आज वो डस्टबिन में कहाँ खोई है, लेकिन सांसद साहब और राज्य की सरकार खामोश। सवाल ये भी था कि जो आज पूरे राज्य के अंदर सरकार करके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ा रहे, सरकार का दावा है, देश का केंद्रीय मंत्री का भी दावा है राज्य के, कि अब ऋषिकेश से बद्रीनाथ हम 3 या 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, जहां पहले 8 और 9 घंटे लगते थे। वहीं जो ये हमारा प्रवेश द्वार जहां हम काठगोदाम हल्द्वानी में बैठे हैं, यहाँ से अल्मोड़ा होते मुंशियारी की जो मार्ग था वह आज भी बदहाल है। आज भी पिथौरागढ़ से गुंजी के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया। आज भी ग्वालदम से होते हुए बागेश्वर थल, बागेश्वर से आपके सामा होते हुए मुंशियारी होते जौलजीबी के मार्ग को भारत माता फेज 1 में शुरू किया गया था। आज भी उसकी दुर्दशा अपनी कहानी बयान है। जिस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, एक तरफ आप मानस खंड की बात करते हो और दूसरी तरफ इन मार्गों की सुध नहीं तो सांसद साहब खामोश थे। ये कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी जब इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आज मोदी सरकार ने आते ही उस विशेष राज्य के दर्जे को हमसे वापस ले लिया। मैं उस समय सांसद था, हम लोगों ने मांग की थी और मनमोहन सिंह सरकार ने उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने की मांग स्वीकार की थी। बीके चतुर्वेदी की कमेटी के नए इस उत्तराखंड के योगदान को देखते हुए, वनों के योगदान को देखते हुए, जंगलों को योगदान को देखते हुए उस सिफारिश को लागू करने की सिफारिश की थी और हमारी सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन आने के बाद मोदी सरकार ने 10 सालों में उत्तराखंड को जो सामान्य अर्थ में ग्रीन बोनस कहा जाता है वो लागू नहीं किया गया। तो सवाल है, उत्तराखंड का ही सवाल है। हमारे सांसद खामोश है, हमारे मुख्यमंत्री खामोश है। हमारे सबसे बड़ा रोजगार का अवसर था सेना में हमारा रोजगार भर्ती की प्रक्रिया होती थी। आज उसको
ठेके में डाल दिया गया। अग्निवीर योजना के द्वारा उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, जिसमें हमारा ये जो संसदीय क्षेत्र है, जिसमें बागेश्वर है, जिसमें पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चंपावत का हर घर का एक व्यक्ति सेना में कहीं ना कहीं रोजगार था, उसको समाप्त कर दिया गया। वहाँ के सांसद एकदम खामोश रहे, अपने क्षेत्र की जनता के दुख और दर्द को भी नहीं उठाया। तो इसलिए हमको लगता है इन 10 सालों में उत्तराखंड सहित अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र विकास के दौर में बहुत पिछड़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में पिछड़ गया। जो नैनीसैन हवाई अड्डा हमारे ज़माने में पूरी तरह बन के सुसज्जित हो गया था, भारत सरकार ने कहा भी हम उड़ान योजना चलाएंगे, आज भी वहाँ से चित्तौड़गढ़ और दिल्ली की हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो पाई। जब चुनाव आता है कुछ हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो जाती है ना। तो इसलिए जो मूलभूत जो सवाल है, इनसे जो संसदीय क्षेत्र के हमने शुरू हम नहीं मांगे थे। आज हिमालयी राज्य 2500-3000 किलोमीटर की सीमा में विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग उनकी परिस्थितियाँ हैं। पहाड़ की खेती में पलायन बहुत है। उस पहाड़ की खेती में एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है। पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इसकी ओर हम कहते हैं। वो सवाल आज भी, मैं 2 बार सांसद रहा, चाहे मैं लोकसभा कर रहा हूँ और राज्यसभा रहा, हमने हिमालयी क्षेत्र के लिए एक अलग अथॉरिटी के डेवलपमेंट की बात की थी, हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी, या हिमालय के लिए अलग रीजन की बात की थी। दोनों बार उस पर संसद में चर्चा भी हुई, लेकिन सरकार ने उस ओर भी लागू कोई काम नहीं किया। तो इसलिए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र हो या उत्तराखंड हो, दोनों इस देश के संसद में इस समय कमज़ोर आवाज़ें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस जो ये मिस हुआ है, जो कमजोरी है, उसको इस बार उत्तराखंड की जनता का अगर कांग्रेस को विश्वास है, तो हम शिद्दत के साथ सरकार बनाएंगे, इन सवालों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जैसा सर ने बताया कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र जो है बहुत ही संवेदनशील भी है, क्योंकि इसमें 4 जिले भी शामिल है, पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी रेंज में बसा हुआ है। तो एक मोदी जी की योजना है, मानस खंड का विकास केदार खंड के विकास की तरह किया जाएगा। लेकिन मानस खंड में जो कैची धाम से लेकर जागेश्वर और पिथौरागढ़, मुनस्यारी, पाताल भुवनेश्वर, शिव पर्वत, आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये जो एक बेल्ट को जोड़ने की बात की जा रही है, इसमें क्या सचमुच इतना विकास हो पाया है? और जो यहाँ की हमारे देश में नदियों को माता माना जाता है, गंगा को हम माँ बोलते हैं, जो कुमाऊं की नदियाँ हैं, इनको संरक्षित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया आज तक? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मोदी जी और चामी जी ये जुमलों के लोग हैं। आज मानसखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने जागेश्वर धाम को एक नया विजन दिया था। हमारे नेता हरीश शाह जो मुख्यमंत्री जी थे, हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी खुद जागेश्वर में आई थी। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का संस्थान वहाँ पर बनाया गया था, और साथ ही साथ जागेश्वर के मंदिर का नवीनीकरण के साथ साथ एक बड़े ऋषिकेश के रूप में योग महोत्सव की वहाँ शुरुआत की। अगर आज वो बढ़ता है तो जागेश्वर का स्थान भी वही होता है, योग के धरती के रूप में, जो ऋषिकेश का आज नाम है। लेकिन मोदी सरकार के आते ही जागेश्वर को भुला दिया गया, जागेश्वर के योग संस्थान को भुला दिया गया। तो आज फिर कह रहे हैं, सवाल ये जो हमारे मानसखंड है, जो हमारी ये तीर्थ स्थल है, ये पहले से ही इनको कनेक्ट करने के लिए, जो अभी पहले मैंने कहा, जागेश्वर में एरोड्रम विकसित करने की योजना थी, हेलोड्रम विकसित करने की योजना थी, जिससे दिल्ली से लोग यात्री आ सकें डायरेक्ट धाम। वो इन पिछले 10 सालों में वो आगे नहीं बढ़ा। इन पिछले 10 साल में जहाँ भी, चाहे जागेश्वर का सवाल हो, बैजनाथ का सवाल हो, बागेश्वर का सवाल हो, पाताल भुवनेश्वर का सवाल है, आखिर यहाँ लोग तभी तो पहुँचेंगे जब वहाँ रोडों को, आप जो एक तरफ आप 4 धाम रोडों की बात कर रहे हैं, मानसखंड की इस रोडों को उस 4 धाम के तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, जबकि इसमें से बहुत से सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कुछ नए राजमार्ग की जरूरत थी। कोसी से लेकर गरुड़ बैजनाथ तक का सबसे ज़्यादा पर्यटन का सुपर कौसानी है, वो वहाँ का मार्ग आज भी नेशनल हाईवे नहीं है। कितनी अजीब विडम्बना है। तो अगर आप इन मानस खंडों को बनाना चाहते हैं, तो इन तमाम तीर्थ स्थलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर विकसित उसको करना चाहिए। वहाँ सरकार ने एक भी कोई काम नहीं, पिछले बजट में
कहा गया था हम रोपवे को एक नए भारत के रूप में आगे विषय कोई भी नया रोपवे आगे नहीं बनाता। कांग्रेस के ज़माने में पूर्णागढ़ी का रोपवे को आगे बढ़ाने की बात थी, वो रोपवे भी आज पता नहीं इतिहास के किस कूड़ेदान में इन्होंने डाल दिया, उसको भी आगे नहीं। तो सवाल है नियत का। उसी तरह से हमने कहा था कि गंगा निर्मल भी रहनी चाहिए, गंगा पवित्र भी रहनी चाहिए, लेकिन गंगा में हिमालय से निकलने वाली, अगर गढ़वाल अंचल से गंगा नदी, अलकनंदा, भागीरथी, बहुत सी नदियाँ निकल के गंगा के अंदर समाहित हो रही है। वहाँ पर नमामि गंगा प्रोजेक्ट के द्वारा जो बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, उसका हमने स्वागत भी किया। लेकिन यहाँ पर ऐसे सरयू है, रामगंगा है, काली नदी है, ये सब मिल करके एक बार फिर यूपी और बिहार के बॉर्डर में ये गंगा से मिल गई। और यहाँ पर छोटे बड़े शहर कुमाऊं में भी हैं और उत्तर प्रदेश के तराई भाबर वाले क्षेत्र में भी लाखों लोग, करोड़ों लोग इन नदियों के किनारे बसते हैं। आके इनको नमामि गंगे का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? मैं खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी, जब वाटर सपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय गडकरी जी थे, उस समय हमने उनसे ज्ञापन भी किया, मिले भी थे, उन्होंने भी आश्वस्त भी किया था, लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट का को कुमाऊं का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसकी वजह से इस क्षेत्र के विकास को बहुत सा अवरोध मिला है। जो पैसा एक अन्य क्षेत्र में खर्च हो रहा था, अब उसकी ओर दूसरे क्षेत्र की ओर अन्याय किया। शरीर का एक हाथ मजबूत हो जाए और एक हाथ कमज़ोर हो जाए, वो कैसे स्वस्थ शरीर कहा जा सकता है? तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव के समय फिर इन बातों को बड़े ज़ोर से उठाएंगे। जब वक्त था तो ना नमामि गंगे प्रोजेक्ट को से कुमाऊं के हिस्से को जोड़ा गया, चाहे नदियाँ गौला नदी हो, भाबर की नदियाँ हों या पर्वतीय क्षेत्र की नदियाँ हों, और या जिस मानसखंड की आप बात करें, और मानसखंड को जोड़ने के लिए जो मार्ग थे, उनको भी चार धाम की तर्ज में विकसित करने की कोई योजना बनाई। तो आपने देखा, हमने आज जमीनी स्तर से जिंदगी की शुरुआत से लेकर आज के वर्तमान समय के मुद्दों तक बातचीत की, और विशेष बातचीत रही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, मानस खंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड के विकास को लेकर, भू कानून को लेकर, यूसीसी को लेकर, और देश में जो राष्ट्रवाद है इस पे क्या कुछ हो रहा है, जातिवाद है उस पे क्या कुछ और होना चाहिए, किस तरीके से सामाजिक न्याय मिल सकता है, ये जो तमाम मुद्दे थे, ये आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे थे, इन पे ही विशेष बातचीत हुई। और अब देखना ये है कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कौन सी पार्टी जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बना पाती है। क्या ये ज़मीनी जो मुद्दे हैं यह जनता के दिलों में राज कर पाएंगे? क्या जनता इनके पीछे वोट दे पाएगी, या जनता इस समय फिर मोदी लहर के पीछे अपना वोट देगी? ये देखने वाली बात होगी। जब चुनाव होंगे उसके बाद नतीजे आएंगे, तब यह सवालों के जवाब हमको मिल पाएंगे। लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस सहित अनेक छोटी राजनीतिक पार्टियां पूरे दम के साथ इस समय 2024 की तैयारियों में लगी हुई हैं, और जल्दी ही चुनावों की जो तारीख है वह आ सकती है। इसलिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपने लोगों को, और उत्तराखंड के या पूरे देश के लोगों को मुद्दे समझाने में लगी हुई हैं। अब देखना यह है जनता किसे पसंद करती है। आप देखते रहें डिजिटल वाणी। नमस्कार।